Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, BIMNA. बेटे मैं आप लोगों का इरफान सर, आप लोगों का बायोलॉजी ट्यूटर। सो आज का जो यूनिट है हमारा वो है बेटे सेल। क्लास 8 का एक फंडामेंटल यूनिट जो है वो है बेटे सेल। आज के इस लेक्चर में बेटे पूरे सेल के बारे में, जो सेल की इंट्रोडक्शन है और सेल का जो स्ट्रक्चर है और सेल की डिस्कवरी के बारे में आज इस लेक्चर में बेटे बात होगी। तो शुरू करते हैं बेटे। जैसे आपको पता है कि सेल आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस से भी सुना होगा कि जो सेल है ये एक फंडामेंटल यूनिट है। किस चीज का बेटे? लाइफ का। तो हम कहते ही है ना, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप कहते हैं ना, द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आप कहते हैं ना, द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप फंडामेंटल यूनिट का हो, आप स्ट्रक्चरल यूनिट का हो या फंक्शनल यूनिट का हो, तीनों स्टेटमेंट्स बेटे करेक्ट है। जिस तरीके से आपको समझ आ जाए, जिस तरीके से आपको याद रहेगा तो आप याद रख सकते हैं। यह डेफिनेशन भी सही है, फंडामेंटल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। पहला पॉइंट तो आप यही याद रखेंगे कि सेल इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और साथ में और एक चीज याद रखेंगे, जो सेल है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटे लाइफ का। तो आज चलिए आगे बेटे हम शुरू करते हैं। अब सेल जैसे आप बेटे देखते हैं, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम फर्दर इस चीज को डिस्कस करेंगे। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बेटे, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। और मैं आपको बता के चलूं कि जो सेल की डिस्कवरी हमें पढ़नी है, ये कहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, कहां से डिस्कवरी हुई है, इस चीज का जो सारा प्रोसीजर है वो बेटे रॉबर्ट हुक से शुरू हुआ था ना। सेल का प्रोसीजर जो है रॉबर्ट हुक से शुरू हुआ था। इन 1665 हमारे पास जो एक साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है बेटे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक बेटे 1665 में आ गए और जिन्होंने हमें सेल का कंसेप्ट दिया है। सेल की जो डिस्कवरी है वो तो रॉबर्ट हुक से ही शुरू हुई है ना। 1665 में जो ही रॉबर्ट हुक आए, इनके पास एक माइक्रोस्कोप था, लेकिन माइक्रोस्कोप का पावर कुछ खास नहीं था, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। और इसने क्या किया, एक जर्मन साइंटिस्ट था बेटे, जर्मन साइंटिस्ट था। इसका काम क्या था बेटे? साइंटिस्ट का काम ही है ना नई चीजें डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना नेचर को। मतलब जितने भी हमारे चीजें हैं वो तो हम तक किस चीज की वजह से पहुंचे? साइंटिस्ट ने ही पहुंचाया है ना। तो आप याद रखेंगे 1665 में जो रॉबर्ट हुक आए हैं, इन्होंने पीस ऑफ कॉक लिया है एक प्लांट से, एक पीस ऑफ कॉक लिया है या बार्क का हो, उसका एक पीस लिया है और अंडर माइक्रोस्कोप जब इसने देखा तो इसको बेटे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। हनीकॉम्ब लाइक क्या है होता है, आप ऐसे याद रखेंगे बेटे, इस तरह का स्ट्रक्चर इसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा है। इस तरह के कंपार्टमेंट्स इसने अंडर माइक्रोस्कोप देखे हैं और इसने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को, इसी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को बेटे क्या नाम दिया? इसने नाम दिया है अपनी लैंग्वेज में सेल्यूला। और सेल्यूला का मतलब क्या है बेटे? कंपार्टमेंट, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। किसने नाम दिया बेटे? ये रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था। नाम क्या दिया था? सेल्यूला। सेल्यूला, सेल्यूला का मतलब क्या है बेटे? आप कहेंगे इसका मतलब होता है बेटे कंपार्टमेंटलाइजेशन। सेल्यूला का मतलब क्या है बेटे? कंपार्टमेंटलाइजेशन। किसने किया ये काम? रॉबर्ट हुक ने किया है ना। कब किया बेटे? 1665 में। क्या ये सेल है? इसने क्या कहा, जो इसने आप इसकी ऑब्जर्वेशन थी, जो इसने बताया, इसने इसका जो प्रोसीजर था, इसने कहा ये सेल है। सेल के बाहर से बेटे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसने किस चीज के अंदर देखा था? ये किस चीज को स्टडी किया था बेटे? इसने पीस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया था। पीस ऑफ कॉर्क को
स्टडी किया था, या पीसा बाग को बेटे इसने स्टडी किया है, अंडर माइक्रोस्कोप देखा है, माइक्रोस्कोप में इसको इस तरीके के स्ट्रक्चर मिले और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को इसने सेल कहा है। पहली डिस्कवरी है बेटे 1665 में रॉबर्ट हुक की। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए हैं। आपको याद रखना है कि ये कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने सेल तो कहा था, क्या ये वाकई में सेल है? क्या यही सेल है? क्या सेल में कोई और चीज तो नहीं होती है? हमारे पास कुछ और भी साइंटिस्ट्स आए हैं जिन्होंने उस चीज की बेटे स्टडी की है। आगे चलते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था बेटे, हमारे पास सेल इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट यूनिट। पहले ही मैंने आप लोगों को कहा है कि सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक फंक्शनल यूनिट होता है और एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। आप चाहे किसी भी टर्म से इसको रिप्रेजेंट करो, आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है बेटे वो तो सेल्स का ही बना है। डिस्कवरी किसने की है? डिस्कवरी बेटे रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है? 1665 में। अब उसने सेल का आइडिया तो हमें किससे मिला है? रॉबर्ट हुक से ही मिला है। रॉबर्ट हुक के बाद कोई और साइंटिस्ट आया बेटे जिसका नाम है एंटोनियो लीवनहुक। वो और एक साइंटिस्ट आया है रॉबर्ट हुक के बाद जिसने एक फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। तो किस चीज से उसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया हुआ है बच्चों? याद रखना है, उसने बहुत सारी सेल्स को स्टडी किया है। लाइक उसने बेटे स्पर्म सेल को स्टडी किया है, उसने ब्लड सेल को स्टडी किया है और उसने कुछ और प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया है। और वहां से हमें एक आइडिया मिला है किसका? एक फ्री लिविंग सेल का। क्या नाम था साइंटिस्ट का? याद रखोगे बेटे? हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट आए हैं ये जरूरी याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे। एंटोनियो वॉन लीवनहॉक आए हैं और एंटोनियो वॉन लीवनहॉक ने बेटे क्या किया है? याद रखना है ना। एंटोनियो वॉन लीवनहॉक ने क्या किया है बेटे? इसने एक फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। किसने किया है? यहीं पे क्लियर होना चाहिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कौन आया है? लीवनहुक आए हैं। कब आए हैं बेटे? ये 1800 में आए हैं। और 1800 में बेटे इसने क्या? एक फ्री लिविंग सेल का हमें कंसेप्ट दिया है। एक फ्री लिविंग सेल का हमें कंसेप्ट दिया है। इसने क्या फ्री लिविंग सेल का क्या कंसेप्ट दिया है? इसने बहुत सारी सेल्स को स्टडी किया है। और बहुत सारी सेल्स में कौन कौन सी आती है? बहुत सारी सेल्स में स्पर्म सेल इसने स्टडी की है, इसने ब्लड सेल को स्टडी किया है। और सबसे पहले जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी है उस चीज का क्रेडिट भी तो लीवनहुक को ही मिला है। तो इसने बैक्टीरियल सेल को भी डिस्कवर किया है ना, वो भी तो सेल है, साइज में छोटा ही सही, साइज बैक्टीरिया कम तो होगा, जेन्युइन बात है बेटी। लेकिन याद रखना है कि ये कौन सी सेल है? ये भी तो एक सेल है, बैक्टीरियल सेल, ब्लड सेल, स्पर्म सेल। जो ही इसने इनको स्टडी किया है वहां से हमें एक बेटे कंसेप्ट मिला है एक सेल का, एक फ्री लिविंग सेल का। फ्री लिविंग सेल का मतलब क्या है यहां पे क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको बेटे इससे पहले रॉबर्ट हुक आए थे, रॉबर्ट हुक ने बेटे क्या किया है? रॉबर्ट हुक ने बेटे एक काम किया है, उसने हमें कहा है कि ये चीज जो है यही तो सेल है। लेकिन हमें सेल के अंदर कोई चीज का पता ही नहीं है ना, हमें कोई चीज मालूम ही नहीं है कि सेल के अंदर कोई चीज होती भी है या नहीं होती है। तो इसके बाद लीवनहुक ने क्या ऐसा किया है? इसने कहा, रॉबर्ट हुक ने यही कहा था कि एक सेल के बाहर से एक इस तरीके का वॉल होता है, सेल के बाहर से एक वॉल होता है और सेल के अंदर क्या है? रॉबर्ट हुक ने बेटे इस चीज को डिफाइन नहीं किया, इसीलिए उसकी डिस्कवरी को डिस्कार्ड किया गया। और फ्री लिविंग सेल का जो क्रेडिट है वो बेटे इस जनाब को मिला है। ये कौन जनाब है? ये लीवनहुक ही तो है जिसने एक फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया हुआ है। और फ्री लिविंग सेल में क्या आएगी बेटे? स्पर्म सेल, लिविंग सेल, ब्लड सेल क्या है? लिविंग सेल है।
बैक्टीरियल सेल भी क्या है, लिविंग सेल है। तो लीवनहुक ने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं सेल के, और जिस चीज के बिना पे आप कहते हो ये एक लिविंग सेल है। बेटे आगे मैं आपको बता दूंगा कि एक लिविंग सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और वहां पे आपको बेटे पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक लिविंग सेल में क्या फर्क है, और जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की है उसमें क्या फर्क है। एक चीज यहीं पे क्लियर करूंगा। रॉबर्ट हुक ने कहा जो मैंने सेल डिस्कवर की उसके बाहर से मैंने क्या देखा बेटे, एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर देखा है। क्या सारे सेल्स में सेल वॉल होता है? नहीं होता है, बट कुछ सेल्स में सेल वॉल होता है। जैसे हमारे पास प्लांट सेल्स है, उनमें क्या प्रेजेंट है बेटे, सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये भी बना है ना इसकी डिस्कवरी का एक डेमेरिट। चलिए बेटे आगे चलते हैं। आपको याद रखना फिलहाल डिस्कवरी की बात हो रही है, स्ट्रक्चर में बाद में बता दूंगा, फंक्शन में उसके बाद बताऊंगा। हमारा जो लेक्चर सीरीज है कंटिन्यू चलेगा, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है बेटे, जैसे अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि रॉबर्ट हुक ने बेटे सेल को डिस्कवर किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी बेटे डाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं ना, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तो सेल्स का बना है। अब आपको पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम भी तो सेल्स के बने हैं। लेकिन एट प्रेजेंट आप कहोगे, आपको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम किस चीज का बना है? टिश्यू का बना है। और बेटे टिश्यूज किस चीज के बने हैं? टिश्यूज तो सेल्स के ही बने हैं ना। तो अब आ गए ना हम उसी बेसिक यूनिट पे जिस चीज की बेटे बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है कि सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर ह्यूमंस की बात करें, प्लांट्स की बात करें, हर एक ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गन्स का बना है, ऑर्गन सिस्टम का बना है। लेकिन वो किस चीज का बना है? टिश्यू का बना हुआ है। और जो टिश्यू है वो तो सेल्स का ही बना हुआ है। याद रखोगे बेटे, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें अगर नो डाउट ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम्स है, वो तो किस चीज का बना हुआ है? वो तो टिश्यू का बना हुआ है। टिश्यू बेटे किस चीज का बना हुआ है? वो तो सेल का ही बना हुआ है। फिर से आप आ गए ना बेटे सेल पे ही। तो इसलिए बेटर है ना कि हम सेल को पूरे तरीके से और सोच समझ के बेटे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो मैंने कहा है बेटे, पहले मैंने आपको कहा है कि जो सेल है ये फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। क्यों स्ट्रक्चरल है, क्यों फंक्शनल है, क्यों फंडामेंटल यूनिट है? क्योंकि लाइफ जो शुरू हुई है, लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है ना, वो तो सेल से ही हुआ है। लाइफ जो है वो तो सेल से ही शुरू हुई है। जब सेल के अंदर डिफरेंट तरह की लाइफ एक्टिविटीज होती है तब एक सेल सर्वाइव करेगी। और हमारा ऑर्गन किसका बना है? ये तो सेल्स का बना है। जब सेल सर्वाइव करेगी तभी तो एक ऑर्गन सर्वाइव करेगा। जब एक ऑर्गन सर्वाइव करेगा तभी तो एक ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करेगा। सही है ना बेटे? अभी मैंने क्या चीज डिस्कस की है आप लोगों के साथ? अभी मैंने डिस्कवरी के बारे में आपको थोड़ा सा बेटे बता दिया है। अब हमने स्ट्रक्चर की बात करनी है, हमने सेल के फंक्शंस की बात करनी है। तभी आप कहोगे ना कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तभी आप कहोगे ना सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तभी आप कहोगे ना सेल इज अ मेटाबॉलिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो चीज आप कहो, स्ट्रक्चरल का हो, फंडामेंटल का हो, वट जो आप कहोगे बेटे ये सही है। स्ट्रक्चरल भी सही है, फंक्शनल भी सही है, ठीक है बेटे, बेसिक यूनिट भी सही है, फंडामेंटल यूनिट भी सही है। तो मैंने कहा है डिस्कवरी के आगे चलते ही बेटे आप लोग याद रखेंगे कि हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे सर्वाइव करता है वो तो सेल्स का ही बना हुआ है। तो बेटे आप याद रखेंगे, हमने देखा है
इस चीज के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीपल सेल्स के बने हुए होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, क्या वो विजिबल होगा? नहीं बेटे, वो विजिबल नहीं है। जैसे हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमारे पास माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, वो आप आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि उनका साइज बहुत कम होता है, माइक्रोन मीटर्स में उनका साइज होता है। इसीलिए एक सेल को बेटे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप साथ में एक और ऑर्गेनिज्म को देखोगे, ह्यूमंस को देखोगे, प्लांट्स को देखोगे, बाकी एनिमल्स को देखोगे, तो वो किनके, क्या वो एक सेल के बने हैं? नहीं, वो एक से ज्यादा सेल्स के बने हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जो खाली एक सेल का बना होगा उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेल्यूलर, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। याद रखना बेटे, हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया है, डिवाइड किया है बेटे दो ग्रुप्स में। एक है यूनिसेल्यूलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है बेटे दो ग्रुप्स में, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर क्या है और यूनिसेल्यूलर क्या है? याद रखोगे बेटे, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल का बना हुआ होता है, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप कहोगे इसको बेटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और इसको कहोगे बेटे मल्टी सेल्यूलर या मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। या ये वो ऑर्गेनिज्म है which is made up of multiple number of cells and more than 2 cells, more than 10 cells, है ना? ये तो मल्टी सेल्यूलर ही है जो एक से ज्यादा सेल्स का बना होगा। उसमें 10 सेल्स भी हो सकते हैं, 1000 सेल्स भी हो सकते हैं, ट्रिलियन सेल्स भी हो सकते हैं। तो बात हो रही है ना बेटे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर की। यूनिसेल्यूलर क्या होता है? जो एक सेल का बना है। मल्टी सेल्यूलर क्या है? जो एक से ज्यादा सेल्स का बना हुआ है, तो उसको कहेंगे बेटे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल का बना हुआ है उसको कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। चलिए बेटे आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल कहेंगे, जो मैंने आपको इससे पहले कहा है कि सेल को क्यों फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, तो यहां से बेटे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर ही सारी लाइफ एक्टिविटीज होती है। क्या क्या फंक्शन है बेटे सेल की? याद रखोगे बेटे आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको समझा सकूं कि सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। जो एक सेल है उसकी क्या फंक्शंस है बेटे। पहला पॉइंट है बेटे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल देखा है, पहला पॉइंट है जो सेल्स है ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। तो एक बड़ा टॉपिक है बेटे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मैं आज ही बेटे आपको इस चीज को क्लियर करूंगा ताकि आपको आगे फर्दर इस चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो जाएगी प्रोकैरियोटिक सेल समझने में और यूकैरियोटिक सेल समझने में। देखो सबसे पहला पॉइंट है बेटे यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल। और यहां बेटे दूसरे साइड से क्या है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? यहां पे प्रो का मतलब बायोलॉजी में होता है बेटे प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब क्या है बेटे? प्रिमिटिव।
कैरियर का मतलब क्या है बेटे? न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है बेटे एडवांस्ड, और कैरियर का मतलब क्या है बेटे? कैरियर का मतलब होता है न्यूक्लियस। पहला पॉइंट आप यही याद रखोगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एडवांस्ड न्यूक्लियस होता है। अब आपको यह समझ नहीं आया होगा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस न्यूक्लियस को कहेंगे और एडवांस्ड न्यूक्लियस किस न्यूक्लियस को कहेंगे। याद रखोगे बेटे, एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है? अगर ये हमारे पास सेल है, या आप ऐसे ही सेल को कंसिडर करोगे जो आपके रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को डिस्कवर किया था, अगर हम उसी सेल को लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल को कंसिडर करेंगे। देखो बेटे, सेल का स्ट्रक्चर हमने कौन सा लिया है? जो हमें रॉबर्ट हुक ने बताया था। या आप इस तरीके का सेल को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स की बेटे बहुत सारी शेप्स होती है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसके अंदर बेटे इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है बेटे? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? सेल के अंदर डीएनए का नाम तो सुना होगा, वो बराबर इसी तरीके से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ही हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, जो यहाँ का न्यूक्लियस होता है, मैंने कहा है ना, यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस होता है? एडवांस्ड न्यूक्लियस। इसमें भी बेटे जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है? इसके बाहर से बेटे एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पे मेरे बेटे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने पे इस स्टेज पे आप कहोगे ये प्रोकैरियोटिक सेल है जहां पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप जो है वो एब्सेंट होता है। और यहाँ इस सेल में बेटे जो सेल है हमारे पास, जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरे बेटे प्रेजेंट होता है। इसीलिए इस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है और इस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। बहुत सारी फंक्शंस है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक सेल के, यूकैरियोटिक सेल के, ताकि आप लोग आराम से डिफरेंशिएट कर सको कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है बेटे, पहला पॉइंट आपने यही देखा कि यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे बेटे एडवांस्ड न्यूक्लियस होता है। एडवांस्ड क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यहाँ पे प्रिमिटिव क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटे एब्सेंट होती है। एक ये पॉइंट है। दूसरा क्या पॉइंट है बेटे? दूसरा क्या कैरेक्टर आप याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो होता ही होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में और एक चीज याद रखोगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। आगे मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स की बात तो होगी ही होगी, जरूर सेल ऑर्गेनेल्स की बात होगी, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे याद रखोगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles are absent. यहां पे क्या होती है बेटे? प्रेजेंट होती है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का कभी नाम सुना है? वो भी एक सेल ऑर्गेनेल है। आपने गोल्गी बॉडी का नाम सुना होगा, आपने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का नाम सुना होगा, आपने प्लास्टिड्स का नाम सुना ही होगा। वो सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और मेरे बेटे यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक सेल है, वरना ये वो चीजें प्रेजेंट होती तो यहाँ पे फिर क्या होता? बस न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता, बाकी तो सारी चीजें थे। यहाँ पे बस न्यूक्लियस की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बस न्यूक्लियर मटेरियल में फर्क नहीं है, बल्कि यहाँ पे बाकी चीजों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है। अब आप लोग बेटे, मेरे बेटे, ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन याद नहीं रखनी है, आप ज्यादा कैरेक्टर्स याद नहीं रखेंगे, बल्कि आप लोगों को कुछ कैरेक्टर तो जरूरी याद रखने हैं। पहला पॉइंट यही याद रखोगे, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप जो है एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है एब्सेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है बेटे? सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? यहाँ पे बेटे जो ही प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जो ही बेटे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप क्या याद रखोगे?
प्रोकैरियोटिक सेल में पहला पॉइंट न्यूक्लियस, दूसरा सेल ऑर्गेनल, तीसरा पॉइंट याद रखोगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं। आगे वाले लेक्चर में राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइबोसोम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन वगैरह आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 70s राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ पे 80s राइबोसोम्स होते हैं। आगे वाले लेक्चर में तो देखना है ना राइबोसोम क्या है, बाकी चीजें क्या है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, 70s राइबोसोम्स होते हैं और इसका साइज भी जो है वो भी कम होता है, किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। आगे चलते हैं बेटे, अपने स्लाइड पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट वहां पे यही था ना कि हमारे पास जो सेल्स है वो दो तरह की होती है। पहले मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं सेल कंप्लेक्सिटी, एडवांसमेंट ऑफ द सेल। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक या मॉडिफाइड सेल जो है ये मॉडिफाइड है, ये मॉडिफाइड नहीं होती है, एडवांस्ड सेल है, प्रिमिटिव सेल है। इस चीज के बेसिस पे भी हमने आगे हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दूसरा पॉइंट है हर एक सेल जो है बेटे वो ऑर्गेनाइज्ड होती है और वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सेल का। आप देखो अल्लाह की कुदरत क्या है, आप देखो अल्लाह की कारीगरी क्या है। एक माइक्रोस्कोपिक सेल है, ये माइक्रोस्कोपिक सेल होती है जो हम आंखों से नहीं देख सकते। आप देखो इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, बाकी इतने सारे चीजें हैं, साइटोप्लाज्म है, फूड मटेरियल रिजर्व होता है। लेकिन आप देखो ये हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। ये किसके, आप देखो कारीगरी क्या है, आर्किटेक्चर क्या है अल्लाह का, इसने सेल को किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। आप देखो इसलिए तो हम आज ये कहते हैं कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। आप देखो सेल में कुदरत ने सेंटर में न्यूक्लियस को रखा होता है, एक साइड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रखा है, दूसरे साइड से वैक्यूल्स होते हैं, गोल्गी बॉडी होता है। एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है बेटे, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इस सेल का। याद रखना है बेटे ये अल्लाह ताला का आर्किटेक्चर है कि उसने किस तरीके से इस सेल को डिजाइन किया हुआ है। एक बेस्ट वे में उसने एक सेल को डिजाइन किया हुआ। सेल के अंदर बेटे मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है, हर एक एक्टिविटी आप देखो सेल के अंदर। अगर कोई टॉक्सिन होता है, क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट तरह की फंक्शंस होती है, वो फंक्शन करने की वजह से बेटे कुछ टॉक्सिन रिलीज होते हैं या सेल के अंदर किसी चीज की कमी हो रही है, तो मेरे बेटे क्या होता है जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट तरह की मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है। आगे इंशाल्लाह हायर क्लासेस में आपको इस चीज के बारे में और पढ़ना होगा कि सेल के अंदर कौन सी मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है। इसी तरीके से बेटे सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती है। केमिकल रिएक्शन आप कहोगे क्या होती है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर फॉर एग्जांपल वाटर है, वो किसी और चीज के साथ मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको आप सी प्रोडक्ट कहोगे। यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना है कि सेल के अंदर डिफरेंट तरह की बेटे केमिकल एक्टिविटीज होती है। और इसके बाद आप याद रखेंगे, जैसे आपको पता है यहाँ पे जो सेल है इट ऑल्सो एक्वायर्स एंड यूटिलाइजेस एनर्जी। सेल के अंदर अगर कोई एक्टिविटी होती है, कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए बेटे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से बनती है, वो तो सेल से ही निकलती है। सेल में क्या ऐसा होता है, फिलहाल याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है जहां से एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन सेल के अंदर एनर्जी बनती भी है और एनर्जी कहीं पे यूटिलाइज भी होती है। इसलिए हमने कहा है ना सेल इट आल्सो एक्वायर्स एंड यूटिलाइजेस एनर्जी। एनर्जी जनरेशन भी होता है और एनर्जी कंजप्शन भी होता है। आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम आगे वाले लेक्चर्स में कहां पे एनर्जी कंजप्शन होता है और कहां पे एनर्जी बेटे जनरेट हो रही है। और इसके बाद आप याद रखेंगे कि एक सेल जो है इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल भी होता है। हेरिडिटी मटेरियल क्या है,
डीएनए का नाम सुना होगा, आरएनए का नाम सुना होगा, उसी को तो हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है। सेल के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है, और उसी डीएनए की वजह से हम अपने पेरेंट के जैसे रिजेंबल करते हैं। या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी सेल के अंदर जो डीएनए है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में जो डीएनए है, उस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है कि जो ही वो डीएनए उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा, और उसके बाद उसी डीएनए की वजह से उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो उसके पेरेंट के जैसा रिजेंबल करता है, क्योंकि डीएनए तो पेरेंट का ही ट्रांसमिट हुआ है ना। ये डीएनए भी किसमें कुदरत ने रखा था, वो भी तो सेल में ही था। सेल स्टोर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जो मैंने आप लोगों को बेटे भी कहा है कि सेल के अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, सेल इस चीज को स्टोर करती है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस चीज को स्टोर करती है। तो हमारे पास जो भी सेल है, हर एक सेल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या और यूकैरियोटिक सेल हो। बाकी ऑर्गेनल्स तो मैंने आपको बोले हैं कि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, वो ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। वो ऑर्गेनल्स कहां पे, ऑलरेडी बोला है आप लोगों को, यूकैरियोटिक सेल में होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। लेकिन 3 कंपोनेंट्स इसमें भी होंगे, 3 कंपोनेंट्स इसमें भी होंगे, जिसको आप बेटे सेल कंपोजिशन कहते हैं। सेल में यहाँ पे क्या क्या है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपको दोनों सेल्स में मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पे, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। साइटोप्लाज्म भी आपको वहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। और तीसरा क्या है बेटे, राइबोसोम्स, ये आपको वहां भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रिमिटिव राइबोसोम्स है, वहां पे एडवांस्ड राइबोसोम्स है। इतना क्लियर हुआ ना? अगर इतना क्लियर हुआ तो आगे चले। शाबाश बेटे। ऑलरेडी बोला है आपको डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर क्या होता है, जो एक सेल के बने हुए हैं। मल्टीसेल्युलर क्या है, जो मल्टीपल सेल्स के बने हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट सेल होती है, एक सेल में भी बेटे वो फंक्शन होती है। जब फंक्शन होगी तभी तो सेल सरवाइव करेगी, और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके फंक्शन करते हैं, तब जाके ये ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव करेगा और ये ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शंस होती है और यहाँ पे भी बेटे फंक्शंस होती है। ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको बोला है बेटे। स्ट्रक्चरल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट डिस्कवर किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने। किस साल में किया है बेटे, 1665 में। और इसने क्या देखा था, इसने मैंने कहा ना आपको बेटे, इसने स्लाइस ऑफ किस चीज का लिया है, एक पीस ऑफ कॉक लिया है, स्लाइस ऑफ कॉक लिया है अंडर किसके, माइक्रोस्कोप। लेकिन इसका माइक्रोस्कोप उतना एडवांस्ड नहीं था, इसीलिए इसके जो स्ट्रक्चर थे वो उसके पावर के हिसाब से इसने जो कुछ भी डिस्कवर किया है, जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है, वो आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया है। इसके बाद बेटे एंटोनी वॉन लीवनहॉक आया, जिसने बेटे बहुत सारी सेल्स को, जैसे मैंने आपको कहा, इसने ह्यूमन सेल्स को स्टडी किया है। लिविंग सेल तो इसी ने डिस्कवर किया है ना, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, जिसने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया है। इसने ह्यूमन सेल को, बैक्टीरिया को, और बेटे कुछ ग्रीन एल्गी को भी इसने स्टडी किया है। तो बेटे मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना काफी है। इंशाल्लाह कल दूसरे लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस चीज को मेरे बेटे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जहां पे आपको क्लियर नहीं होगा तो आप हमारे पास आ जाइए, जहां कहीं पे भी डाउट होगा बेटे वो चीज हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।